डियर स्टूडेंट, मैथ्स गुरु एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है ये बताया था, और उसमें हमने 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आप ये कर लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूं और उसके बाद हम लेक्चर 4 के डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंड समाकलन द्वारा निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/5 + 4 cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या था कि हमें इस प्रकार की कुछ कंडीशन यहाँ पे बनानी है जिससे कि हमें किसी को मानने से ऊपर उसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद हो जाए तो हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा हिंट आपको इसको याद रख लीजिए, चाहे जैसा भी। अगर नीचे पे हर में साइन और कॉस के पद दिखते हैं, साइन और कॉस के पद दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये थंब रूल बना लीजिए। ये दोनों एक जैसे हैं, साइन और कॉस के पद अगर नीचे सिंपल, पावर नहीं, सिंपल साइन कॉस के पद दिखते हैं तो उसको tan में बदल दो। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और एक होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये tan और sin और cos के 3 फॉर्मूले हैं जो tan में बदले जा सकते हैं। इनकी हेल्प से स्टूडेंट आपको ये करना होगा। अब आप कहेंगे कि हमें ये याद नहीं है। स्टूडेंट, हमने टिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में ये बता रखा है कि कैसे इन फॉर्मूलों को याद करना है। टिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना है आपको। तो cos x बराबर क्या होगा, जब cos 2 थीटा बराबर ये होता है तो cos थीटा बराबर क्या होगा। अगर cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो देखो 2 थीटा है ना एंगल, तो आधा हो जाता है एंगल। हाँ, 2 थीटा की जगह थीटा आ जाता है। अगर थीटा है तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, और थीटा की जगह x है तो x बटे 2 हो जाएगा। तो cos x बराबर 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो cos x की जगह पे आप ये रख देंगे। यहाँ पे तो cos थीटा है तो cos थीटा ही रखिए स्टूडेंट, cos थीटा, और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। नीचे वाले में cos x है तो cos x की जगह थीटा की जगह x आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सेम दोनों एक जैसे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इससे आगे अब आप खुद कर लेंगे, क्योंकि अब आप cos थीटा की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे तो इसका एलसीएम लेकर के ये ऊपर चला जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, फिर इसको t मान करके वो आपका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो जाएगा, तो उससे आप ये कर लेंगे। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर को अच्छे से देखा है तो इससे आगे आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने केवल हिंट बतानी थी, वो मैंने बता दी, उसके आगे आप कर लीजिए। अब हम चलते स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब खंड समाकलन। जब किसी ये मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये बता रखा है स्टूडेंट की इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंड समाकलन कैसे किया जाता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेम वही प्रोसेस है, केवल लिमिट लगनी है बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर हमारे देखे हैं और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के पिछले 3 लेक्चर भी देखे हैं, तो 100% ये आगे आने वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1
वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x dx। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसको कैसे करना है इसको हम बहुत आराम से आपको बताने जा रहे हैं। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए, इधर उधर ध्यान नहीं रहना चाहिए और कॉपी पेन आपका साथ में रहना चाहिए और एकांत में बैठिए, घर में आप क्लासरूम जैसा माहौल बनाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, कैसे करेंगे इसको देखिएगा। हाँ, इसको इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x dx। ठीक है जी, अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब किसी फंक्शन को मान लो उसका दूसरा फंक्शन वहीं पे मौजूद है तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये x को t मान लो तो x का डिफरेंशिएशन e की पावर x नहीं मिल रहा है, या e की पावर x को t मान के इसका डिफरेंशिएशन x नहीं मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें दो फंक्शन है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, एक x है और एक e की पावर x है, और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिटेल में खंडशः समाकलन हम ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर में बता चुके हैं, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, या आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। राइट, अच्छा, और देखिए स्टूडेंट हम एक चीज और इंपॉर्टेंट अपने वीडियो लेक्चर में ये कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हम टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। टाइम स्ट्रीमिंग से तात्पर्य यह है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर 6:15 पे शुरू हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में 6 मिनट 15 सेकंड पे टच करेंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहते हैं तो उसके सामने का टाइम जब से शुरू हो रहा है वो उसको टच करेंगे तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, उससे आपका समय बचेगा। अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इनको ये क्वेश्चन आता है लेकिन सेकंड नहीं आता है तो वो डायरेक्ट सेकंड पे जा सकते हैं, या फिर जिनको फर्स्ट नहीं आता तो इसको देख करके सेकंड आता है तो फिर थर्ड में जा सकते हैं। राइट, तो टाइम स्ट्रीमिंग का फायदा भी आप उठा सकते हैं। अच्छा, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब देखो इसमें दो फंक्शन बना सकते हैं आप, एक तो x फंक्शन हो गया, एक e की पावर x, दो फंक्शन है। अब इसमें एक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकंड फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट इसमें कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने और सेकंड फंक्शन कौन सा माने। सबसे पहले बात तो यह है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने, सेकंड फंक्शन कौन सा माने। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, कौन सा सेकंड फंक्शन। तो ILATE के हिसाब से आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इनवर्स x tan इनवर्स x, हाँ, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। L का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग होता है वो लॉगरिथम वाले फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसमें एल्जेब्रिक मतलब x के पदों में कोई फंक्शन होता है। T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के पदों में कोई फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा। E का मतलब एक्सपोनेंशियल, e की पावर x वाले और a की पावर x वाले कोई फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये e की पावर x है तो एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला है और x मतलब एल्जेब्रिक वाला है, तो एल्जेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसका मतलब x को फर्स्ट फंक्शन मान लो। वैसे भी यहाँ पहला ही है, अगर यहाँ x बाद में होता e की पावर x पहले होता तब भी x को पहला ही फंक्शन मानना था, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और e की पावर x को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। ठीक है जी, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जब डिसाइड हो जाता है तो फिर क्या करें। देखिए दूसरा तरीका यह है कि एक तो आइलेट है और दूसरा तरीका यह है कि फर्स्ट फंक्शन, या फिर ऐसे भी एक दूसरा तरीका ये भी है, ये भी चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन आप उसको मानिए जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, और सेकंड फंक्शन आप उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। बस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सेकंड फंक्शन उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन इजी है और फर्स्ट फंक्शन उसको मानिए जिसका डिफरेंशिएशन इजी है। ठीक है जी, तो इसमें तो दोनों का इसमें तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है और डिफरेंशिएशन 1 होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। इसमें ये वाला मैटर काम नहीं करेगा, दूसरे में आगे करेगा, लेकिन इसमें आइलेट के अनुसार आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन ये मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अच्छा, जब ये मान लेंगे आप, उसके बाद आप जब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है। ठीक है जी, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं
फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी, ऐसा करेंगे राइट। और फिर माइनस का चिन्ह बीच में और बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन हो ही जाता है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है ना तो इसको एज इट इज रख दो इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, ये लगा दिए, ठीक है बस। फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन देखिए। और दूसरी चीज क्या है स्टूडेंट, ये जो साथ साथ लिमिट भी चलेगी, वहां पे लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट भी चलेगी 0 to 1, हाँ 0 to 1, ठीक है जी। और यहाँ पे भी 0 to 1 ये चलता ही रहेगा साथ में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसलिए लिमिट भी साथ साथ चलता रहेगा राइट। अच्छा, और फिर इंटीग्रेशन, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। आप चाहो तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया, हाँ। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स था, ई की पावर एक्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा x तो अपनी जगह पे इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स आ गया, ठीक है जी। तो पूरे का इंटीग्रेशन हो गया, तो लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत, अगर ये भूल जाएंगे तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला हो जाएगा, ठीक है जी, ध्यान देंगे, हाँ। माइनस अब 1 इंटू ई की पावर एक्स होता है और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, ठीक है जी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसकी लिमिट भी खोल दो, इसकी लिमिट भी खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 इंटू ई की पावर 1, x की जगह 1, ठीक है जी, ये हो गया। फिर माइनस चिन्ह बीच में, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब x की जगह 0, तो ये 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया जी, ठीक। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी आप एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ए की पावर 1 माइनस ए की पावर 0, राइट, ये हो गया जी। अच्छा, अब ये ए की पावर, ये ई बच गया केवल, ठीक है, ये तो 0 हो गया। फिर माइनस ये ई हो, अच्छा अब ब्रैकेट अगर खोलते हैं ना तो ये माइनस का ए की पावर 1 हो जाएगा, तो ई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ई की पावर 0, ठीक है जी। अच्छा, ई की पावर, ई से माइनस ई कट जाएगा, ई की पावर 0 बचेगा, और ई की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है ना तो उसका मान 1 होता है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो वो क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा आप उसको भी देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x इंटू साइन एक्स dx। और क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 to 2 log x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x sin x इंटू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब आप इससे आइलेट के हिसाब से, ILATE के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा, एल्जेब्रिक फंक्शन है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले है, और इसका मतलब ये है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, और जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। तो सेम उसी के जैसा करना है, तो मैं इसको करूंगा नहीं, इसमें आगे आप कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 से 2 log x dx, ठीक है जी। इसमें कितने फंक्शन है, एक ही फंक्शन है इसमें, log x कितने फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। अब भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो 2 फंक्शन में लगता है, लेकिन हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला फिर, अब देखिएगा, देखिए ऐसा है, वो अभी तो हम ये कह रहे हैं भाई बाय पार्ट से होगा, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि इसको बाय पार्ट से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है। वहां पे आप अपना दिमाग लगाएंगे कि कहां से, किस मेथड से, जिस मेथड से भी होता है तो कर डालेंगे, ठीक है ना।
वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, बाई पार्ट से ट्राई करना पड़ेगा, या अगर आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा इससे कर सकते हैं इसको, हाँ। और नहीं ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो जिस मेथड से भी होगा वो आसानी से हो जाना चाहिए। फिर अब देखिए log x है, एक ही फंक्शन है, तो बाई पार्ट की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए इसकी, एक हिसाब से log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन रख दो और लिमिट लगा दो। तो अब बताइए मुझे log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता। log x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का मतलब यहाँ पे बेस e से है, हाँ। जब यहाँ पे बेस कुछ नहीं, मतलब ये e है, e का मतलब होता है नेचुरल लॉग, log x बेस e का मतलब नेचुरल लॉग होता है, और उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है जी। log x बेस कुछ नहीं मतलब e है, तो इसका सॉरी उसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन इंटीग्रेशन log x का डायरेक्ट नहीं होता है, तो भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन तो हो भी नहीं सकता है, क्या अब क्या किया जाए बताइए? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी और बहुत मस्त बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2, 1 अपनी तरफ से लिख दिया इनटू log x, यहां पे है ही पहले से, और ये dx हो गया, ठीक है जी, ठीक है। हमने 1 अपनी तरफ से यहां लिखा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई log x में करेंगे तो log x ही आएगा ना, तो log x में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। अब क्या है कि अब 1 अपने आप में एक फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और log x एक फंक्शन हो गया, अब 2 फंक्शन हो गए यहाँ पे। अब बाय पार्ट लगा सकते हैं। अब आइलेट के हिसाब से अगर बात करें, आइलेट के हिसाब से तो कांस्टेंट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग बाद में, लॉग पहले आना चाहिए, लॉग पहले अलजेब्रिक बाद में है, तो इसका मतलब इसके अनुसार तो log x को पहला फंक्शन होना चाहिए और 1 को सेकंड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो 1 को पीछे भी log x इंटू 1 भी लिख सकते थे, या 1 इंटू log x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log x लेना है आइलेट के अनुसार। देखिएगा ILATE, L मतलब लॉगरिथमिक और A मतलब अलजेब्रिक, कांस्टेंट फंक्शन अलजेब्रिक में आता है, तो log पहला फंक्शन और अलजेब्रिक बाद में लेना है, ठीक है जी। तो सेकंड फंक्शन 1 लेना है। दूसरा तरीका हमने जो बताया कि भाई फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, और सेकंड फंक्शन उसको लेना है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, ठीक है जी। अब ये बताइए मुझे कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x का इंटीग्रेशन नहीं है पता हमें, डिफरेंशिएशन इजी है इसका, हाँ। डिफरेंशिएशन क्या है इसका? इजी है, log x का डिफरेंस 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता इसका डायरेक्ट, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इजी है, और डिफरेंशिएशन इजी है तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, इसके अनुसार भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के इसके अनुसार चलो या इसके अनुसार चलो, log x को पहला फंक्शन मानना चाहिए। अब देखिएगा इसको हम मान ही लेते हैं, log x को पहले ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना, log x इंटू 1 अलग लिख दिया और dx, ठीक है जी। ये log x फर्स्ट फंक्शन और 1 आपका सेकंड फंक्शन हो गया। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है। अब करिए आगे इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, मतलब log x आपका एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? x के रिस्पेक्ट में x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उल्टा होता है ना, तो इस इंटू x और लिख दीजिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ठीक है जी। और लिमिट लगा दीजिए आप 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में माइनस का चिन्ह था, फिर इंटीग्रेशन लगना था 1 से 2, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और फिर ये dx लग जाएगा। x से x कट गया स्टूडेंट, तो आपको बचेगा 1 बचेगा, ठीक है जी। चलो पहले हम लिख देते इसको, ये हो गया आपका। अब x चाहो तो आगे लिख सकते हैं आप, x इंटू log x, राइट,
और लिमिट आपकी लगी है 1 से 2, ठीक है जी, माइनस अब 1 बचा यहाँ पे x x करके 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x होता है, जैसे हमने अभी किया है ना। तो x हो गया और लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अच्छा अब लिमिट रख दीजिए, इसमें भी लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ये एक ब्रैकेट, फिर माइनस चिन्ह बीच में, लोअर लिमिट। अब 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू लॉग 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा माइनस, फिर यहाँ पे अपर लिमिट x की जगह 2 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा जी अब ये हो गया आपका 2 log 2 माइनस, अच्छा देखिएगा 1 तो अपनी जगह पे log 1 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 100 की वैल्यू 3 होती है, log 1000 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं बचा है ना। तो ये 0 हो गया जी। फिर ये माइनस चिन्ह बीच में, 2 में से 1 गए, 1 बचा जी, ठीक है जी। अच्छा अब ये हो गया आपका 2 log 2 माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से ये आप log x का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं, ये log से रिलेटेड है स्टूडेंट, x log x बस। हाँ चलो मैं ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 से e, लिमिट है 1 से e x इंटू log x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसमें तो 2 फंक्शन दे रखे हैं। अब आइलेट के अनुसार एल्जेब्रिक फंक्शन log पहले मानना पड़ेगा, log के बाद एल्जेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन log मानना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है। और उस हिसाब से इसको करिए और हमें आंसर बताइए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू लॉग 1 प्लस 2x dx। x एक फंक्शन है, log 1 प्लस 2x, log के जो क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं आपको सॉल्व करके, उसी से मिलते जुलते हैं। log x की जगह 1 प्लस 2x है बस, केवल ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी पैटर्न से आप करेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 3 log 3/8 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 1 से 2 log x/x² dx, ठीक है। तो इसमें भी वही log फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, log x को आप फर्स्ट फंक्शन मानिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इजी है, और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। तो इसका आंसर आपका 1/2 log e/2 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन π/4 से π/2 cos 2x इंटू लॉग साइन x dx, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा करना, देखिए वही बात आइलेट के अनुसार, ILATE के अनुसार लॉग, ये लॉग वाला फंक्शन है, लॉग साइन एक्स है ना, तो लॉग वाला है, देखो लॉग आगे लगा हुआ, अंदर साइन एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री है अंदर, लेकिन बाहर से लॉग लगाओ तो उसको लॉग का फंक्शन माना जाएगा। तो लॉग का फंक्शन और फिर cos 2 थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है तो लॉग पहले है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन log sin x होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, log sin x एज इट इज लिख दिया आपने, ठीक है जी, इनटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा देखिएगा cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है, sin 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो बटे में भी आ जाता है जी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ तो इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट लगा दिया आपने π/4 से π/2, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस फिर इंटीग्रेशन π/4 से π/2 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log sin x का 1/sin x, 1/sin x
इनटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, चेन रूल से, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इनटू फिर sin x का cos x होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2x बटे 2, जो यहाँ पे था वही है, तो sin 2x बटे 2, ठीक है जी। और ये आपका ये लग गया dx, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे तो भैया ऐसा है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी है, तो जो एक बार अपर लिमिट मतलब π/2 x की जगह रखो, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट π/4 रखो और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आगे इसको कैसे करना है। अच्छा, आप देखिएगा कि ये जो sin 2x है ना, तो इसको आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लीजिए अगर नहीं पता तो, ठीक है। तो sin 2x का 2 sin x cos x हो जाएगा। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा और साइन नीचे वाले साइन से ऊपर वाला साइन कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम पहले बता चुके हैं। तो cos स्क्वायर x को आपको पता होना चाहिए कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स निकाल लीजिए, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, तो आपका ये cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x बटे 2 लिख सकते हैं। फिर उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंट मैंने दे दी है, इसको आप उस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब स्टूडेंट देखिए, देखो हम आपको जो भी वीडियो लेक्चर दे रहे हैं प्रॉपर आपके सिलेबस के अनुसार, आप डिप्लोमा सेमेस्टर, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे लेक्चर जो भी मेरे चैनल पे लेक्चर अपलोड होता है, तो ये आपके लिए होता है स्टूडेंट। आपके सिलेबस के अनुसार मैंने सारे के सारे लेक्चर डिजाइन करे हैं और उनसे अगर हम आपने अपने सिलेबस को देखते हुए मेरे वीडियो लेक्चर सारे देखें, क्रम से देखें, नोट्स बनाए हैं एकांत में बैठ के, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी मैथ्स में बैक नहीं आएगी। चाहे आप कॉलेज में एक भी दिन नहीं गए होंगे, अगर लेक्चर मेरे अच्छे से देख लिए, आपने क्रम से देख लिए, तो आपकी मैथमेटिक्स में बैक नहीं आएगी। बैक ही नहीं बल्कि आप 100 में से 100 और 100 में से 90 मार्क्स भी आसानी से ला सकते हैं। ये मैं अनुभव से भी बता रहा हूं। जिन बच्चों ने सीरियसली हमारे वीडियो लेक्चर देखे हैं, वो जो है कमेंट में करके, जब उनकी अपनी बैक 3-3, 4-4 साल से बैक लटकी पड़ी थी, वो क्लियर हो जाती है, तो वो कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो लेक्चर देख के हमारी बैक क्लियर हुई है। और जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जो थोड़ा सा और अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो लेक्चर देख के मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो हमें भी खुशी होती है। मेरा भी उद्देश्य ये है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो। आपके जो मैथ्स में बैक की समस्या है, कहीं पे टीचर उपलब्ध नहीं आपके कॉलेज में, और कहीं पे ट्यूशन वगैरह भी आप करना चाहते तो वो उपलब्ध नहीं है, तो इसी उद्देश्य से मैं ये मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल चैनल तैयार किया है, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स की समस्या ना हो, आपको दर दर भटकना ना पड़े, फालतू पैसा खर्च करना ना पड़े, आपको घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन मैथमेटिक्स की मिल जाए। तो स्टूडेंट आप भी हमारा ध्यान रखिए कि ध्यान मीन्स कि आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट मीन्स कि आप लाइक कर दीजिए और नियर एंड डियर को आप शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुँचे। और जो उद्देश्य हम लेके चले हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, उस उद्देश्य में हम भी सफल हों और आप भी सफल हों। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ये चौथा लेक्चर है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5वें लेक्चर में हम बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताएंगे। और उसके बाद जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है
प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज अगर आपने समझ ली तो आप बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो बताएंगे स्टूडेंट। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत मेहनत करिए और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए स्टूडेंट, कोरोना का इस टाइम और ज्यादा प्रकोप हो चुका है पूरे इंडिया में। एक एक दिन में 4-4 लाख केसेस आ रहे हैं स्टूडेंट, तो बहुत विकट स्थिति है। तो घर में रहें, हाथ बार बार धोते रहें, मजबूरी में बाहर निकलना है किसी काम से तो मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 3-4 मीटर दूर होके लोगों से बात करें भैया, क्योंकि बड़ा दिक्कत है इस टाइम। अगर किसी को कोरोना हो गया और वो ऑलरेडी कहीं कुछ बीमारी से पहले से ग्रसित है, कमजोर है, वीकनेस है, तो उसके बचने के चांस नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ, उसके बचने के चांस नहीं है। तो इसलिए आप पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, भाई पहले ही आप सावधानी बरतिए, उसके चपेट में ना आए, घर में रहिए। भाई आपको जब हमारा क्वालिटी एजुकेशन आपको आपके मोबाइल में, आपके घर के अंदर फ्री में मिल जा रहा है, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना, घर में रहिए, पढ़ाई करिए, सोते भी रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।